नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल पचलासिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अतुल सुभाष ने जो आत्महत्या की है वो आत्महत्या है या फिर हत्या है, उसे कैसे कंसीडर किया जाएगा और क्या कारण रहे जो अतुल सुभाष को इतना बड़े कदम उठाने पड़े कि उन्हें आत्महत्या का ही जो रास्ता आखिरी में चुना। तो इसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हम जानेंगे और क्या परिस्थिति रही थी अतुल सुभाष के सामने कि उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम को उठाया। अतुल सुभाष 34 वर्षीय पुरुष होकर एक बेंगलोर में आईटी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत थे। 2019 में उनकी शादी निकिता नाम की लड़की हुई थी, जो कि जौनपुर की रहने वाली थी। 2019 की शादी के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। वर्तमान में उनके पुत्र की आयु 4 वर्ष है। 2021 के बाद उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रह रही थी। 2021 से उनकी पत्नी जो थी वो अपने मायके में अपने भाई और अपनी माताजी के साथ वो वहाँ पर रह रही थी। 2021 के बाद अतुल सुभाष के ऊपर जौनपुर में ही लगभग 9 मुकदमे दायर किए। 9 मुकदमे जो डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर अप्राकृतिक यौन शोषण से लेकर और डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर ये सारे मुकदमे जान से मारने की धमकी को लेकर, दहेज की मांग को लेकर उनकी पत्नी ने लगभग 9 मुकदमे जौनपुर में रजिस्टर्ड कराए। लगभग 2 वर्षों में तक 2021 के बाद 2 वर्षों तक लगभग अतुल सुभाष 120 पेशियां अभी तक कर चुके थे। 120 पेशियां अतुल सुभाष के द्वारा न्यायालय में जाकर की जाती थी। अतुल सुभाष की जो पत्नी थी निकिता, उन्होंने उनसे 40,000 रुपये पर मंथ की मेंटेनेंस की डिमांड की थी। 40,000 रुपये पर मंथ उनको दिया जाए, उनके बच्चे के लिए दिया जाए और उनकी पत्नी के लिए दिया जाए। ये भी एक केस जो है अतुल सुभाष के ऊपर लगा हुआ था। केस हिस्ट्री को अगर जाने तो 6 जो मामले थे जो कि ट्रायल कोर्ट में चल रहे थे और 3 मामले जो थे वो हाई कोर्ट में वर्तमान परिस्थिति में लंबित हैं, वो वहाँ पर हाई कोर्ट में चल रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी ऐसी पिटीशन डाइवोर्स की या फिर मेंटल टॉर्चर की, फिज़िकल टॉर्चर की लगाई जाती है तो उसका सामाजिक परिदृश्य जो होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसे समाज के ताने बाने भी सुनने पड़ते हैं, तो सामाजिक जो दबाव होता है वो आदमी कहीं ना कहीं झेल नहीं पाता। दूसरी बात ये होती है कि अतुल सुभाष जब जौनपुर में कोर्ट हियरिंग में थे उस समय पर उन्होंने जज साहिबा से रिक्वेस्ट किया कि जज साहिबा, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, वो निराधार हैं और झूठे हैं। तो उस समय कोर्ट ने उनसे ये कहा कि वो आपकी पत्नी है और इस प्रकार के आरोप लगाना ये बड़ी सामान्य सी बात है। और आज के परिदृश्य में हम देखते भी हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं बड़े सामान्य होते हैं और सामान्य रूप से जो महिलाएं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके न्यायालय में की शरण में चली जाती हैं। और लगभग 90% मामलों को अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के, वो झूठे होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में कई बार अपने निर्णयों में बता चुका है कि महिलाएं जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का 498A का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। 10% मामले ही ऐसे होते हैं जो सच्चे होते हैं, जहां पर वाकई में महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, लेकिन 90% जो मामले होते हैं वो झूठे होते हैं। वो पति को और उसकी जो परिवारजन होते हैं उनको परेशान करने के लिए लगाए जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे अतुल सुभाष ने जो सुसाइड किया, सुसाइड के बाद उनका 24 पन्ने का जो रिटर्न नोट प्राप्त हुआ, उस रिटर्न नोट में उन्होंने न्यायपालिका के भ्रष्टाचार से संबंधित बातें भी कही कि न्यायालय के कर्मचारियों ने उनसे डिमांड किया इस केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, समझौता करवाने के लिए कि आप रुपए दें। जब जौनपुर की एक अदालत में जब अतुल सुभाष कोर्ट में हियरिंग में थे उस समय पर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं न्यायालय ने। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसे मामलों में लोग मर भी जाया करते हैं। न्यायालय से भी कहा ऐसे मामलों में लोग मर जाया करते हैं क्योंकि सामाजिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस समय उस व्यक्ति को संभालने वाला कोई नहीं होता। तब उनकी पत्नी ने उनसे ये कहा कि आप भी ऐसा क्यों नहीं कर लेते, मतलब कि आप भी क्यों नहीं मर जाते। तो अब बड़ी सोचने वाली बात है कि जिस पत्नी से हम शादी करते हैं उससे हमारा एक बच्चा भी है, उस बच्चे का भविष्य भी क्या है, और पत्नी अगर आए ये कह दे कि आप भी ऐसा कदम क्यों नहीं उठा लेते, क्यों देरी कर रहे हैं आप ऐसा कदम उठाने में। तो अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में यही लिखा है कि
मुझे जो रास्ता है ये अपनी पत्नी ने बताया है कि मुझे अब मर जाना चाहिए, शायद अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है और इस धरती पर भी अब मेरी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित हो चुका हूँ। सामाजिक जो वैल्यू थी मेरी वो भी ख़त्म हो चुकी है। आर्थिक वैल्यू जो है मेरी, वो मेरी पत्नी मेरी ख़त्म किए कर रही है। मेरे 4 साल के बच्चे से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब बहुत मानसिक दबाव होता है जिसके कारण कोई व्यक्ति इस प्रकार का कदम उठा लेता है। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 125 सीआरपीसी जो कि भरण पोषण से संबंधित है, वर्तमान में ये 144 बीएनएस हो चुका है। 498 ए आईपीसी जो कि क्रूअल्टी से रिलेटेड है, वो अब 85 बीएनएस हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई निर्णयों में बता चुका है कि महिलाएं जो हैं वो इन कानूनों का सदुपयोग की जगह दुरुपयोग ज़्यादा कर रही है। कहीं ना कहीं बदला लेने की भावना से, कहीं ना कहीं अपने पति और अपने ससुराल वालों को क्षति पहुंचाने की भावना से इन जो कानून हैं इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ये समझ नहीं पा रही हैं कि महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, ताकि उनके अधिकारों का अतिक्रमण ना हो, उनके साथ कोई शोषण ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट्स बनाए गए हैं, ये प्रोविज़न जो हैं लॉज में रखे गए हैं। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति में इनका किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, किस प्रकार से एक पुरुष को उसके परिवार के सहित उसको शोषित किया जाता है, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी और कानूनन रूप से भी, वो कहीं का नहीं रहता, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आदमी के पास सिर्फ एक ही चारा बच जाता है कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। और अतुल सुभाष ने भी अंत में यही कहा। उन्होंने यह तक कहा अपने सुसाइड नोट में कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को मेरी पत्नी को ना सौंपा जाए, मेरे बच्चे को मेरे माता पिता को सौंपा जाए, ताकि उसकी अच्छे से परवरिश हो। अब ऐसी औरत क्या ही बच्चों को परवरिश देगी, ये उनका कहना है, जो अपने पति को मरने की सलाह दे दे, वो अपने बच्चे को कैसी परवरिश देगी, ये सोचने वाला विषय है। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में एक बात और कही कि मेरे मरने के बाद मेरी जो अस्थियां हैं उनको प्रवाहित नहीं किया जाए जब तक कि मामले में डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, जब तक कि कोर्ट का निर्णय ना आ जाए। अगर कोर्ट का निर्णय मेरे फेवर में नहीं आता है तो मेरी जो अस्थियां हैं उनको नाली में बहा दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत बड़ा एलिगेशन है न्यायपालिका के ऊपर भी, हमारे जुडिशल सिस्टम के ऊपर भी, जहाँ पर कि पुरुषों को, जब महिला उत्पीड़न की बात आती है तो पुरुषों को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया जाता, उन्हें सुना ही नहीं जाता। उन्हें ये कहा जाता है कि ये तो बड़ी आम बात है। लेकिन एक पुरुष के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति उस समय पर होती है वो बड़ी दुर्लभ हो जाती है, उसे सपोर्ट नहीं मिलता उस समय पर। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि सभी पुरुषों से और महिलाओं से भी, कि इस प्रकार से आप लोगों को प्रताड़ित करना बंद करें। अगर पुरुष महिला को कर रहे हैं तो जो पुरुष हैं वो उन महिलाओं को प्रताड़ित ना करें। जो महिलाएं पुरुष को प्रताड़ित कर रही हैं उनसे भी निवेदन है कि भाई आपको ये संरक्षण कानून के द्वारा दिया गया है, ये उन महिलाओं के लिए है जो वाकई में शोषित हैं, जिनके पुरुष वाकई में उनका शोषण कर रहे हैं, जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, दहेज के मामले होते हैं। ये उन व्यक्तियों के लिए बिल्कुल नहीं है जो इसको एज ए वेपन, एज ए हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ बदला लेने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये असलियत समझ में आए कि एक्चुअल में मानसिक प्रताड़ना भी एक प्रकार की प्रताड़ना, लेकिन मानसिक प्रताड़ना के लिए पुरुषों के लिए कोई प्रावधान हमारे कानून में अभी तक नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।